सो हेलो पीपल, वेलकम बैक एवरीबॉडी टू परसम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में हम डील कर रहे हैं विद दी एमसीक्यू सीरीज़ और आज का टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हमने प्रीएम्बल तक के क्वेश्चन कर लिए थे, उसकी ब्रीफिंग ले ली थी एंड वी हैव प्रैक्टिस दी क्वेश्चंस। आई होप आप सब ने उसके साथ बने रहे और आपने क्वेश्चंस ट्राई किए हों। आज हम चल रहे हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पे, द मेन टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चालू होता है, पार्ट 1 आर्टिकल 1 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन क्लास चालू होने से पहले दिस इज़ आर न्यू स्टूडियो सेटअप, तो यू मे फाइंड सम वॉइस इशूज़ और वीडियो इशूज़ इन दिस वीडियो। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कुछ चैलेंजेस मिल सकते हैं, बट डोंट गेट पिस्ड ऑफ, परेशान मत होइए। धीरे धीरे वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी विल सून बी वेरी पिच परफेक्ट। क्लियर है? तो आज का टॉपिक यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो यहाँ से हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन चालू होता है। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ी थी, देन वी स्टडीड अबाउट द प्रीएम्बल, लेकिन अब हम बात करेंगे मेन टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखा है उसके बारे में। क्लियर है? तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4 इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। किसके बारे में बात करता है ये? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो हमारा भारत देश का जो देश, भारत देश जो देश है वो किन किन स्टेट की यूनियन है, कैसे जुड़ के स्टेट एक यूनियन बनाया, हमने एक फेडरेशन बनाई, उसके बारे में बताता है। साथ ही साथ उनका टेरिटोरियल एरिया क्या है, फ्यूचर में अगर हम कोई टेरिटरी एक्वायर करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, या हमारी कोई टेरिटरी को हम सीड अवे करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। इन सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। सो यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीलिंग विद आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4 इसके बारे में हम डील करेंगे। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि आज की तारीख में हमारी जो सिचुएशन है, दैट इज वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज। आज का जो हम स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे हमारे देश की, तो क्या स्ट्रक्चर है आज के स्ट्रक्चर में? हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है बात? तो ये आज का स्ट्रक्चर है और 8 यूनियन टेरिटरीज तो आपको आज यहाँ दे ही रखी हैं। JNK एंड लद्दाख, दीज आर दी न्यू टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। अर्लियर जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर दी 2019 अमेंडमेंट इन्हें 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्लियर है? ये सब आपको पता ही होगा, बहुत पुरानी कहानी है, वही है, सबको पता ही है। चंडीगढ़, दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ आर कंट्री, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। देन वी हैव दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप आइलैंड्स, पुडुचेरी, पौंडीचेरी भी बोलते थे जिसको पहले, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये हमारी एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरीज हैं। सो अगर अपन इसको काउंट करेंगे तो 4 इस साइड, 4 ये बाजू, टोटल हमारी आज की तारीख में कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज हमारी है और 28 स्टेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले, जैसा हम हमारी प्रथा है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है कि हम इसकी कुछ ब्रीफिंग ले लेते हैं। क्लियर है? सो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसमें आते हैं आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, तो हम एक एक आर्टिकल को थोड़ी सी ब्रीफिंग एक एक आर्टिकल के बारे में ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर 1। तो आर्टिकल नंबर 1 बोलता है इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of states, shall be a union of states। ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 बोलता है, क्योंकि पहला आर्टिकल है तो देश के बारे में बताएगा, देश के नाम के बारे में बताएगा और देश के पॉलिटी के बारे में बताएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम चालू कर रहे हैं तो बुक के बारे में तो बताएंगे ना, बुक के अंदर क्या है। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है तो हम देश के बारे में बता रहे हैं कि हमारा देश कैसा है। सो इंडिया, दैट इज भारत, ये तो हमारा सबसे पहला आ जाता है नाम हमारा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा नाम क्या है हमारे देश का? इंडिया, दैट इज भारत। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया बोल लो, भारत बोल लो, हिंदुस्तान बोल लो, एक ही नाम रख लेते। ये कौन सा स्टेटमेंट है? इंडिया दैट इज भारत। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें हर टाइप के लोग थे। वैसे ही हमारे देश में हर टाइप के लोग हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट है हमारे देश में, सो डाइवर्सिटी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो सिमिलर केस था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी थी हमारी शुरुआत में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए गठन की गई थी। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो कुछ लोग थे वो तो थे पुराने ख्यालात के, कॉन्जर्वेटिव सोच के। तो उन्होंने बोला कि हम सालों से भारत नाम से जाने आए हैं, अखंड भारत, और हमारे जितने भी राज्य थे तो भारत पे एम्फेसिस रहा है हमारा इतने सालों से, तो हम हमारे नाम को भारत ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो ये बात भी समझ में आती है।
लेकिन कुछ लोग थे जो मॉडर्न थे, जो आगे की बात कर रहे थे, फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे थे, डायनामिक बात कर रहे थे कि हमारे देश में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ हाई टाइम। हम जो कुप्रीतियाँ हमारे यहाँ पे चलती आ रही थी, गलत कल्चर फॉलो होता हुआ आ रहा था कई जगह, कई ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो गलत थी, जिस वजह से हम रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स बिहेव कर रहे थे। तो कई सारे मॉडर्न लोग चाहते थे कि अब हम आगे की तरफ बढ़ें और हमें हमारे देश को एक डेवलप्ड, एक प्रगतिशील देश बनाना है, तो हमें एक नया नाम सोचना चाहिए। एंड ऑल्सो वी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या बोला, एक ऐसा नाम देते हैं जिससे हमारी तरक्की शो हो, नया नाम दिखना चाहिए, नई सोच आए, हमारा देश बदल रहा है वाली बात। सो उसके लिए उन्होंने बोला कि वी सजेस्ट द नेम ऑफ इंडिया, हम इंडिया नाम रखना चाहते हैं। पर क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि दोनों टाइप के लोग थे, तो दोनों को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेन काम ही ये है कि भैया गठन करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये सब मिलके अगर आर्टिकल नंबर 1 पे ही लड़ाई करने लग जाएंगे तो आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, अभी के लिए जब चालू कर रहे हैं तो सबकी बात मान लेते हैं, सब राजी खुशी हो, तभी तो हम आर्टिकल 1 से आर्टिकल 2 पे बात कर पाएंगे। आर्टिकल 1 पे अगर तलवारें उड़ जाएंगी तो आगे बात ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या बोला गया, आर्टिकल 1 को बोला गया इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब हमारा नाम क्या रखा गया, इंडिया दैट इज़ भारत, ये नाम हमारा गया। दूसरा ये बताता है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बताता है टाइप ऑफ पॉलिटी, हमारे यहाँ पे जो गवर्नेंस है या पॉलिटी जो है वो किस तरीके की होएगी, तो वहाँ पे होएगी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। अब बेसिकली हम क्या है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है और वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स एट दी बॉटम, ये सब मिलकर हम एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन वी हैव अ यूनिटरी टिल्ट, इसलिए हम अपने आप को क्वासी फेडरल भी बोलते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ हमारा क्या है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर है, क्लियर है। यानी कि बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है और उसके बाद हमारी एक यूनियन गवर्नमेंट है। तो हमें क्या बोला गया, यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। मतलब वो ये कि फेडरेशन है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, देन एट द टॉप वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी है, हर की एक स्टेट गवर्नमेंट है और फिर ऊपर अपनी एक यूनियन गवर्नमेंट है। लेकिन हमारे देश को फेडरेशन ऑफ स्टेट ना कह के यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया बिकॉज ऑफ टू रीजन। यूएसए को हम क्या बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि उनका फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा भी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी हम हमारे को क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे दो कारण हैं कि जो हमारी स्टेट्स हैं दे केम टुगेदर नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, वो अग्रीमेंट के तौर पे जुड़ के एक यूनियन नहीं बनाया है, जैसा कि यूएसए में हुआ था। यूएसए व्हेन स्टार्टेड, उनकी कुछ 13 प्रांत थे, 13 स्टेट थे, जिन्होंने मिलके एक यूनियन बनाया था कि हम सब मिलके जुड़ के एक यूनियन बना रहे। स्टेट तो अपनी लेवल पे ही है, लेकिन साथ मिलके एक यूनियन का क्रिएशन कर रहे हैं। सो इट वाज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट। यहाँ पे हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में जो अंग्रेज थे वो चले गए, सरकार, एक यूनियन सरकार को अपने सारा आगे का काम अब तुम्हारे हवाले अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों छोड़ के वो आगे चले गए, क्लियर है। उन्होंने पूरी टेरिटरी हमारी यूनियन गवर्नमेंट के हवाले कर दी। लेकिन हमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस करनी थी, पॉलिटिकल कन्वीनियंस करनी थी, तो हमें स्टेट्स भी बनानी थी, हमें टेरिटोरियल डिवीजन भी करना था, तो उसी कारण हमने स्टेट्स बनाई, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमने स्टेट्स बनाई वो किसी अग्रीमेंट के तौर पे नहीं है, वो एक यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए वी बाइफरकेटेड आवर टेरिटोरी इनटू वेरियस प्रोविंसेस या स्टेट्स, क्लियर। इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट। जबकि यूएसए में क्या है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट के साथ आई। जब उनको लगेगा कि अग्रीमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है या कहीं पे भी कोई हमारे को दिक्कत आ रही है, तो वो वापस मूव आउट कर सकती हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, एक बार कोई स्टेट अगर हमारी यूनियन का पार्ट बन गई है तो हमारे भारत देश का ही पार्ट रहेगी, अनटिल अनलेस हमारे जो देश की यूनियन गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो उसे किसी सीड अवे करके किसी और को ना सौंप दे, क्लियर है। स्टेट के पास खुद के पास ये राइट नहीं है। तो यही इसका दूसरा पॉइंट है कि नो स्टेट कैन सीड अवे फ्रॉम द यूनियन। हमारी यूनियन छोड़ के कोई स्टेट कल को राजस्थान बोले कि भाई साहब मेरे को तो मजा नहीं आ रहा भारत देश में, मैं जा रहा हूं, मैं दूसरा देश बन रहा हूं, किसी और देश में विलय कर रहा हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या बोला गया, यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि विदाउट एन अग्रीमेंट हम अग्रीमेंट के तौर पे नहीं जुड़े और कोई भी स्टेट वापस यूनियन छोड़ के नहीं जा सकती, क्लियर है। आर्टिकल 1 पहली बात ये करता है, ये आर्टिकल 1 क्लॉज 1 है।
ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 1 क्लॉज 2। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि हमारे भारत देश की जो भी टेरिटरीज हैं, हमारे भारत देश में क्या आएगा, कौन कौन से टेरिटरीज आएंगी, कौन कौन सी स्टेट आएंगी, तो वो सब मेंशन्ड है फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में हमने ये तो बोल दिया कि ये यूनियन ऑफ स्टेट है और कोई स्टेट सीड अवे नहीं कर सकती यूनियन से, लेकिन कौन कौन सी स्टेट है, कहाँ कहाँ का पार्ट इंक्लूडेड है, तो वो सब कहाँ दिया गया है, हमने फर्स्ट शेड्यूल बनाया है। शेड्यूल इज व्हाट, द सपोर्टिंग टेक्स्ट टू दी मेन आर्टिकल्स। ये हम पढ़ चुके हैं। शेड्यूल क्या होता है, सपोर्टिंग टेक्स्ट टू दी मेन आर्टिकल। तो आर्टिकल बोलता है कि जो भी चीज, जो भी एरिया, जो भी टेरिटरी को हमने फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया, वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया या टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? यह आर्टिकल नंबर 2 बोलता है। सिंपल है। पहला बताता है हमारे को कि स्टेट में, हमारी जो स्टेट है वो अग्रीमेंट के तौर पे नहीं है और वो सीड अवे नहीं कर सकती। सेकंड हमें बताता है, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 बताता है, आर्टिकल 2 नहीं है, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 बताता है कि वॉट एवर इज मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल कम्स इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया को हम कहाँ, टेरिटरी ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे, कौन कौन सी चीज टेरिटरी ऑफ इंडिया में आती है, तो वॉट एवर विच इज मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। अब आर्टिकल 1(3) बोलता है, क्योंकि हमने बात करी यूनियन की और एक बात करी टेरिटरी की, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या फर्क है, यूनियन ऑफ स्टेट में क्या फर्क है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर टर्म, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर टर्म, वेयर एज यूनियन ऑफ स्टेट इज जो स्टेट्स हैं उनका यूनियन। क्लियर है? लेकिन जब हम टेरिटरी की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स तो आ ही जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया तो आ ही जाता है। क्लियर है? सबसे पहली बात ये होती है, या इसको आप ऐसे कर लें, टेरिटरीज ऑफ स्टेट कर दो इसको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टेरिटरीज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो हर स्टेट की टेरिटोरियल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो है वो तो सारी की सारी आई जाएंगी, पूरी की पूरी स्टेट तो आई जाएगी। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज भी इसके अंदर आ जाएंगी, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगी। ये क्या, पहला पार्ट सिर्फ स्टेट की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसमें यूनियन टेरिटरी भी आ जाएंगी जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे। क्लियर है? और साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो देश है वो एक डायनामिक देश है, ऐसा नहीं है कि स्टेगनेंट देश है, स्टैटिक देश है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ये नहीं चाहते थे कि हमने जो भारत आज बनाया है वैसा का वैसा भारत हमेशा चलता रहे, निरंतर चलता रहे। हमें ये स्कोप देना था कि हमारा देश ग्रो करता रहे, बड़ा बनता रहे, या चेंज कुछ मॉड्यूलेशन होने तो मॉड्यूलेशन को एक्सेप्ट कर सके, चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। तो इसलिए हमने क्या करा, एनी फ्यूचर टेरिटरीज इफ अक्वायर्ड बाय द यूनियन, फ्यूचर टेरिटरीज, तो अगर हमारे देश ने कोई भी फ्यूचर टेरिटरीज भी अक्वायर करी हैं फ्यूचर में जाके, आफ्टर 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके अलावा जब उसके बाद जाके अगर हम कोई टेरिटरीज अक्वायर कर रहे हैं, ईदर बाय सबजुगेशन, कॉन्क्वेस्ट, गिफ्ट, किसी भी तरीके से हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, खाली बंजर एरिया पड़ा है वहाँ जाके हमने ऑक्यूपेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वैलिड है। सबजुगेशन कौन कर, किसी को कॉन्क्वेस्ट करा, किसी पे जाके अटैक करके हमने वो पार्ट अपने अंदर अड़ब लिया, वैलिड है। या किसी ने हमें गिफ्ट कर दिया, किसी और कंट्री ने हमें गिफ्ट कर दिया, लो भैया ये पार्ट आप रख लो। कल को पाकिस्तान बोलता है कि भैया हम लड़ाई वड़ाई बंद कर रहे हैं, पीओके यूके वाला पार्ट आपका, सारा का सारा आपका, तो वो सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, हमारे पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया हो जाएंगे, ताकि हमारा देश एक डायनामिक देश रहे, एक स्टेगनेंट देश नहीं रहे, इसलिए हमने ये स्कोप छोड़ा है। क्लियर है? सो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर टर्म देन द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आती हैं, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया में और भी चीज़ें आती हैं, ये बोलता है आर्टिकल 1 क्लॉज 3। ठीक है, चलो बढ़े आगे। फिर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 1 पूरी तरीके से क्लियर हो गया, अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर, पेन भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट, एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और स्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स इट डीम्स फिट। तो ये पावर देता है हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद को, कि आप
हमारी संसद को कि आप किसी भी एरिया को, किसी भी पार्ट को टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया जो हमारी है उसमें किसी भी स्टेट को आप डाल सकते हैं, या फिर फ्यूचर में कोई भी टेरिटरी एक्वायर कर रहे हैं तो उसको एक स्टेट बना के हमारे देश में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट में से कोई नई स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक स्टेट है उसमें से तोड़ के हमने 2 नई स्टेट बना दी, तो ये भी अलाउड है बाय दी कौन कर सकता है ये, बट बाय दी पार्लियामेंट ओनली। आप और मैं नहीं कर सकते, या स्टेट की सरकार नहीं कर सकती, इट हैज़ टू बी डन बाय दी पार्लियामेंट ओनली। सो इट गिव्स राइट टू द पार्लियामेंट बाय लॉ। हालांकि ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी होगी, जो लॉ है वो फॉलो करना पड़ेगा, बट लॉ भी काफ़ी सिंपल है, लॉ भी कोई ज़्यादा माथाफोड़ी वाला नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉ है। सो बाय लॉ द पार्लियामेंट कैन एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया में वो किसी भी पार्ट को डाल सकती है, किसी भी टेरिटरी को डाल सकती है, या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट में से कोई सी भी नई स्टेट बना सकती है। ये पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। तो ये हमारी क्या बताता है, फ्लेक्सिबिलिटी बताता है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल। क्लियर है? दिस इज आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 एक और पावर देता है हमारी पार्लियामेंट को, पावर टू द पार्लियामेंट। इस पावर को आप याद रखें फिदा नाम से। किस नाम से रखें? फिदा नाम से आप याद रखें इस पावर को। सो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, formation of a new state, increase the area of any state, decrease the area of any state, alter the boundaries of any state, and alter the name of any state। ठीक है, तो ये पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को फिदा। इसको बोलते हैं फिदा, मतलब एक्रोनिम आप याद रख सकते हैं, फिदा, दैट इज FIDA। फीस F इज फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू स्टेट। तो कोई भी नई स्टेट बना सकते हैं आप, यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को 2 स्टेट में तोड़ सकते हैं, या 2 स्टेट से मिलकर आप 3 स्टेट बना सकते हैं। वॉट एवर कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। क्लियर है? आई इज इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। तो आज की तारीख में जो टेरिटरीज हैं, वो पहली बात तो टेरिटरीज मेंशन का है, टेरिटरीज मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में, उस टेरिटरीज को आप इंक्रीज कर सकते हो, उस टेरिटरी को आप इंक्रीज कर सकते हो। देन यू कैन डिक्रीज द टेरिटरी, जो भी एरिया है उस स्टेट का कम कर सकते हो। तो सपोज आज राजस्थान इज x स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो हम उसमें से 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हटा सकते हैं, किसी और स्टेट को दे सकते हैं। क्लियर है बात? तो दैट इज द पावर अवेलेबल टू द पार्लियामेंट ओनली। बट ठीक है ना, राजस्थान खुद चाह के नहीं दे सकती, क्योंकि राजस्थान स्टेट के पास ये पावर नहीं है, पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। क्लियर है? देन यू कैन डिक्रीज द एरिया, इंक्रीज द एरिया। देन यू हैव ऑल्टर द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज आप चेंज कर सकते हैं। जो अभी करंट स्ट्रक्चर है उसकी बाउंड्री को आप यूं आगे पीछे घुमा सकते हो विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और वॉट एवर द केस में भी। एंड ऑल्टर द नेम, और आप राजस्थान का आप नाम कुछ भी करके, आपकी इच्छा है जो रख सकते हैं नाम, किसी की कोई मनाही नहीं है। मध्य प्रदेश का नाम आप जो चाहें वो रख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टेट के नाम हमारे आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए ही हैं, सो नो बिग डील। क्लियर है बात? तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसकी बात करूं तो इससे हमें यह पता पड़ सकता है कि पार्लियामेंट, मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैन रीड्रॉ दी मैप। ठीक है, रीड्रॉ दी मैप। राइटिंग पे प्लीज फोकस मत करिएगा, फोकस ऑन दी वर्ड्स। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। ठीक है, सो पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ दी मैप। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो जो मैप है, भारत का जो नक्शा है, उसमें कोई भी फेरबदल कर सकता है। और अगर आप थोड़े टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हो या काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो काफ़ी सारे बदलाव हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस आए भी हैं, स्ट्रक्चर चेंज भी हुए हैं, एक स्टेट में से कई स्टेट निकली भी हैं, बच्चे भी पैदा हुए हैं स्टेट के। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई है, लेकिन ये पावर किसके पास है? ओनली विद दी पार्लियामेंट। जिसके साथ हो रहा है उसके पास भी पावर नहीं है। तो राजस्थान को अगर खुद को नाम बदलना है तो राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बदल सकती, बदल पार्लियामेंट ही सकती है। क्लियर है? देन आता है आपका लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 1 to 4। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस आर्टिकल 3 का यूज़ करने के लिए पार्लियामेंट को सबसे पहले चाहिए, ये जो भी आपको करना है, प्रायर रिकमेंडेशन। प्रायर रिकमेंडेशन किसकी? राष्ट्रपति साहब की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, जो कि बहुत इजीली मिल जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इज द नॉमिनल हेड ओनली। मेन जो काम करते हैं दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ही करता है। सो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए, वो मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है। और उससे भी पहले प्रेसिडेंट को क्या करना है? स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करना है। क्या करना है? स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करना है कि भाई साहब, हम आपके देश के, आप आपकी स्टेट के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम ऊपर बड़ा कर रहे हैं आपके एरिया को, या छोटा कर रहे हैं आपके एरिया को, या बाउंड्रीज चेंज कर रहे हैं।
वॉट एवर द रीजन भी और केस में भी, तो जो भी स्टेट है उसकी लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट साहब पहले इन्फॉर्म करेंगे और उनको टाइम देंगे, एक समय देंगे, तब तक वो अपने व्यूज सबमिट कर दें टू दी पार्लियामेंट, टू दी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले उनको देंगे अनुमति, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर उनसे बोलेंगे आप अपने विचार व्यक्त कीजिए समय पे। हालांकि ये जो विचार व्यक्त करने का प्रोसेस है ये भी एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि उनके कोई भी विचार हो वो इनके ऊपर बाउंड नहीं है, बाउंड ऑन दी प्रेसिडेंट और ऑन दी पार्लियामेंट। जो इनको करना है वो ये कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई से नहीं है। बट एज अ फॉर्मेलिटी, एज अ रिश्ते नाते निभाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर हम आप प्लान कर रहे हैं कि राजस्थान का एरिया थोड़ा सा कट कर दें या राजस्थान का एरिया थोड़ा सा बढ़ा दें, वॉट एवर द केस मे बी, और एनी स्टेट। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर पे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, उसके बाद हमारे को रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए, देन वी कैन इनिशिएट विद द प्रोसेस और पार्लियामेंट कैन इनिशिएट विद द प्रोसेस। क्लियर है? देन कम्स आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है कि एनी चेंजेस लॉ मेड अंडर 2 and 3, आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजेस आपने करे हैं या इनके थ्रू कोई भी आपने रीड्रॉ करा है मैप को या कोई भी फेर बदल करे हैं इन दी स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, सो इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 एक हमारा बहुत ही स्पेशल आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेशल अमेंडमेंट जो भी है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास करने हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं? आर्टिकल नंबर 368 के थ्रू करते हैं। लेकिन आर्टिकल 4 बोलता है कि अगर आप आर्टिकल 2, 3 में कोई भी फेरबदल कर रहे हैं, इसमें फेरबदल कर रहे हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर रहे हैं, लेकिन इट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल प्रोसेस, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। स्पेशल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह आपको नहीं लेना, विद स्पेशल मेजोरिटी नहीं लेना अंडर आर्टिकल 368। आप सिंपली ऑर्डिनरी मेजोरिटी से, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से ये कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं है, कोई भी विघ्न नहीं है। इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज इन दी हैंड्स ऑफ दी पार्लियामेंट। तो यहाँ पे देखिए बैरियर लगा तो रखे हैं, लेकिन बैरियर इतने कोई भारी बैरियर नहीं लगा रखे हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करना है, कोई बात नहीं इन्फॉर्म कर दीजिए, लेकिन उनकी कोई बात का कोई तुक नहीं है, उनको अपने विचार व्यक्त कर दे, बस उतना सा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाउंड हो जाएंगे कि राजस्थान ने मना कर दिया, नहीं भैया हमारे को तो हमारी बाउंड्रीज नहीं छिड़वानी, नहीं भैया पार्लियामेंट ने सोचा है तो आपको छिड़वानी पड़ेगी। क्लियर है? देन इसके बाद प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, तो प्रेसिडेंट भी नॉमिनल हेड है, तो नॉमिनल हेड है तो उनकी परमिशन भी नाम के लिए नॉमिनल ही है। देन आपका इसमें जो भी लॉज हैं, आर्टिकल 4 बोलता है कि अगर आपको इसके अंदर कोई भी फेरबदल करने हैं तो वो भी ऑर्डिनरी प्रोसेस, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से सिंपल मेजोरिटी से आप इसको कर लो। स्पेशल केस मान के आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी से पास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इट इज अ वेरी नॉर्मल अमेंडमेंट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो ये थे आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4 जो बात करते हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमारे भारत देश के नक्शे के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी चीज भारत में आती है और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। तो करंट सिचुएशन में आपको बता चुका हूं कि आज की तारीख अगर हम बात करेंगे तो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये आपको पता होना चाहिए। रीसेंट डेवलपमेंट क्या है आपको पता होना चाहिए। तो रीसेंट डेवलपमेंट, हमारे 2 रीसेंट डेवलपमेंट स्टेट की अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी उसको 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया है, दैट इज JNK एंड लद्दाख, सेपरेट यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरी की अगर बात करेंगे तो रीसेंट डेवलपमेंट है हमारा दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, जो 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी थी उनको क्लब करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो दीज आर दी रीसेंट डेवलपमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं कि एट इंडिपेंडेंस, ये तो मैं आपको करंट सिचुएशन बताई, ठीक है ना। करंट सिचुएशन मैंने बताई आपको 28 और 8, लेकिन एट इंडिपेंडेंस अगर मैं बात करूंगा तो हमारे यहाँ पे क्या था, हमने जो बाइफर्केशन किया था वो करा था ABCD। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे या कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स थे, तो उन्होंने क्या करा था, हमारे भारत देश को 28 स्टेट या फॉर दैट मैटर किसी भी स्टेट में न तोड़ के 4 डिवीजन में तोड़ा था। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, इस तरीके से हमने विभाजन करा था। हाँ, इस पार्ट A में टोटल 9 स्टेट्स आती थी, इस पार्ट B में 9 स्टेट्स आती थी, पार्ट C में 10 आती थी और पार्ट D में 1 आती थी। तो 9, 9, 10, 1 क्या थे, तो ये जो पार्ट 9 थे ये तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ये जो पार्ट A में थे इसमें जो 9 प्रांत थे वो कौन से थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। जो अर्लियर ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनको हमने पार्ट A में डाल दिया।
पार्ट बी जो थी ये थी प्रिंसली स्टेट, राजे रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स हमारी थी पार्ट बी में, ये भी 9 थी, राजे रजवाड़े थे। देन पार्ट सी वर दी, ये बड़े सिटीज़ थी, बड़ी सिटीज़ थी, यहाँ पे रजवाड़े थे, बड़ी सिटीज़ थी, इनको किसी स्टेट के साथ क्लब ना करके इनको सेपरेटली कमिश्नरेट बना दिया, तो चीफ कमिश्नर एरियाज थे ये, ठीक है ना। ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जहाँ पे गवर्नर है, ये कमिश्नरेट एरियाज हुआ करते थे, उनको हमने पार्ट सी में डाल दिया, देवर 10। इसमें अजमेर भी आता था जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अजमेर भी इसका पार्ट था। देन पार्ट डी में एक ही यूनियन टेरिटरी रखी थी। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी यूनियन टेरिटरी थी जो पार्ट डी में डाली गई थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब इधर दो क्वेश्चन उठते हैं कि अगर हमने 1950 में ये बाइफर्केशन करा था तो आज ये कैसे पहुंच गए हम, महाराष्ट्र अलग, गुजरात अलग, राजस्थान अलग, अलग अलग स्टेट में और अलग अलग यूनियन टेरिटरी पे कैसे पहुंच गए। तो इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे अपन इसको पढ़ते रहेंगे। दूसरा, हमें तोड़ने की जरूरत ही क्या थी, एक यूनियन ही बना लेते ना, एक भारत देश बन जाता बस, फिर क्या दिक्कत थी। एक भारत देश, एक सरकार मेन, वो पूरे देश को चला रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में नाना प्रकार के लोग हैं, अलग अलग डाइवर्स कल्चर है, प्लस हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के कल्चर फॉलो होते हैं, सारे रिलीजन फॉलो होते हैं, तो लैंग्वेजेस फॉलो होती हैं। तो एक ही सरकार पूरे देश पे कंट्रोल नहीं कर सकती। एक तो एरिया वाइज भी वी आर वेरी बिग, हम शायद 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड हैं, तो एरिया वाइज भी वी आर ऑल्सो वेरी बिग। तो इनको मैनेज करना इज नॉट आसान कि एक गवर्नमेंट पूरे देश को मैनेज करे। तो हमने क्या करा, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए और पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए हमने क्या करा, भारत देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स बना दी अलग अलग। मेन तो यूनियन गवर्नमेंट ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में भी, ताकि एक स्ट्रीमलाइनिंग हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाए, इजीली काम हो सके। तो ये प्रोसेस होता है, ये पर्पस होता है किसी भी कंट्री को स्टेट्स में तोड़ने का, ठीक है, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कन्वीनियंस, ठीक है। ये तो इंडिपेंडेंस की बात थी कि इस तरीके से हम इंडिपेंडेंस में हुए। लेकिन बाद में चलते चलते क्या हुआ, लैंग्वेज के बेस पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लैंग्वेज के बेस पे कैटेगराइजेशन नहीं है, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे कैटेगराइजेशन है। तो इससे क्या हुआ, कई मिक्स लैंग्वेज वाले लोग जो थे वो एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आ रहे थे। तो अगर गुजरात और बॉम्बे की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, तो ये सब मिलके एक ही प्रोविंस बनाते थे, जिसमें गुजराती भी थे, मराठी भी थे और भी बहुत सारी लैंग्वेज वाले लोग थे। तो जब अलग अलग प्रकार के लोग हो जाते हैं तो लोगों को परेशानियां चालू हो जाती है, क्योंकि सपोज करो गुजराती भी रह रहा है, मराठी भी रह रहा है, और जो लीडर है वो गुजराती बन गया, वो जो पॉलिटिकल लीडर है उस एरिया का, वो कौन बन गया, गुजराती बन गया। तो गुजराती बन गया तो ऑटोमेटिकली एक थिंकिंग क्या बन जाती है, भले ही वो बायस हो या नहीं हो, इस मराठी बेचारे को क्या लगेगा, अरे यार ये तो गुजराती है, गुजराती का ही साथ देगा। तो पॉलिटिकल कन्वीनियंस जो हमने सोची थी वो अचीव नहीं हो पा रही थी, बल्कि और रिफ्ट्स क्रिएट हो रहे थे। तो इस वजह से मजबूरन जाके हमें क्या करना पड़ा, लेटर हमने जो क्लासिफिकेशन करा ऑफ स्टेट वॉज ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ डिवीजन हमने कर दिया। हमने क्या करा, हमारे देश को लैंग्वेज के बेस पे तोड़ दिया ना बोलो तो मतलब बांट दिया हमने। अलग अलग जो स्टेट जोग्राफिकल एरिया जो था, टेरिटरी थी, उसको डिसाइड किसके बेसिस पे करा, उसको डिसाइड करा हमने लैंग्वेज के बेसिस पे। और इसके लिए हमें कुछ कमीशन बैठानी पड़ी, क्योंकि इनिशियली तो ये था, अब ऐसा तो है नहीं मैंने सोचा कि लैंग्वेज के बेस पे करो और कल सुबह हमने नोटिफिकेशन निकाल लिया कि लैंग्वेज के बेस पे ये काम करना है, इस एरिया को यहाँ लेना है, इस एरिया को यहाँ लेना है। तो कुछ कमीशंस बैठानी पड़ती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो कमीशन बैठी थी दैट वाज एसके दर कमीशन। एसके दर कमीशन जो थी, जो लैंग्वेज बेस पे, क्योंकि मैंने आपको बताया लैंग्वेज के बेस पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने लग गई, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होने लग गए कि भैया नहीं यार हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा, हमें तो हमारी लैंग्वेज के हिसाब से अलग स्टेट चाहिए जहाँ पे हमारा ही कंट्रोल हो। और फिर हम यूनियन की बात ज़रूर मानेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो स्टेट जिस बेसिस के लिए हमने स्टेट को तोड़ा है, कम से कम वहाँ कन्वीनियंट माहौल तो रहे, हमारे जो लोग हैं उनका कोई प्रतिनिधि तो रहे हमारा, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का प्रतिनिधि। अब लोग ही अलग हैं और प्रतिनिधि अलग है तो कैसे काम होगा। तो हमें क्या चाहिए, लोगों का प्रतिनिधि वही रहे जिस लैंग्वेज के हम हैं, जिस प्रांत में मेन लैंग्वेज बोली जा रही है तो उसी का प्रतिनिधि हो। इसलिए हमने लैंग्वेज के बेस पे देश को विभाजन करने या देश के टेरिटोरियल डिवीजन करने की बात कही। तो इसके लिए सबसे पहली बैठाई एसके दर कमीशन इन 1948, जिन्होंने बोला नहीं, मना कर दिया कि नहीं भैया लैंग्वेज के बेस पे हम देश को नहीं बांटेंगे, देश के स्टेट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, भेदभाव हो जाएगा। और हमारे यहाँ इतनी सारी लैंग्वेजेस है कि अगर हमने हर लैंग्वेज को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी
तो हमारे देश के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे और हम कभी भी जो हमारा सपना है एक यूनियन ऑफ स्टेट बन के, एक देश, एक मुठ देश बन के बनना है, हमारे को एक मुट्ठी देश इकट्ठा बन के बनना है, वो हम पॉसिबली अचीव नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, कहानी आगे चली। 1948 में एक और कमेटी बैठी, जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्तावी श्रीता रमैया आई सपोज। तो ये जो 3 लोग थे, इन्होंने बैठ के भी एक कमेटी बनाई और जो इनके साथ लोग थे, हालांकि इन्होंने भी क्या करा, बाद में जाके मना कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पे कोई भी कैटेगराइजेशन या डिवीजन ऑफ कंट्री नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, फेयर इनफ। लेकिन फाइनली जाके फिर 1953 में बैठी फजल कमीशन, ठीक है, फजल कमीशन बैठी 1953 में, और इन्होंने बोला कि हाँ भैया लैंग्वेज के बेस पे कैटेगराइजेशन या डिवीजन ऑफ कंट्री होना चाहिए। और फॉर दैट मैटर इन्होंने बोला क्या, इनको तो बैठाया ही इसलिए था क्योंकि एक फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, जिन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस भी अपनी फाइट जारी रखी कि भैया यार मेरे को तो तेलुगु स्पीकिंग जो नेशन पार्ट है ऑफ आंध्र प्रदेश, इसको हमें अलग करना है, इसको हमें अलग करना है। तो उनकी वो भूख हड़ताल पे बैठे और उनकी डेथ हो गई। उनका नाम था पट्टी श्री राममुलु, ठीक है। तो वो बैठे और उनकी डेथ हो गई हंगर स्ट्राइक पे बैठ के, जिसकी वजह से काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हो गया और तेलुगु स्पीकिंग स्टेट को आंध्र प्रदेश का दर्जा देके अलग कर दिया गया इन 1953। और उसके बाद बैठी फजल कमीशन कि भैया कोई बात नहीं, अब एक स्टेट तो हमने लैंग्वेज के बेस पे बांट ही दी है, तो अब आगे भी सारी स्टेट को आप बांट दीजिए, और इसके लिए बैठाएगी फजल कमीशन। क्लियर है। और इन्होंने ही जाके फिर बाद में हमारे देश का 1956 में बाइफर्केशन किया ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो जब यहाँ पे बाइफर्केशन हुआ तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था वो दिया था 14 स्टेट बनाओ आप और 6 यूनियन टेरिटरी बनाओ। हालांकि हमने ये बात ना मान के हमने 16 स्टेट बनाई और 3 यूनियन टेरिटरी हमने बनाई। क्लियर है। तो ये था हमारा 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन। तो पहला रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ हमारा, 1956 में। यहां तक यही कहानी चल रही थी, कमीशन बैठी थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था लैंग्वेज के बेस पे कैटेगराइजेशन, ठीक है, या डिवीजन, ठीक है। तो ABCD ही चल रहा था हमारा 1953-56 तक। उसके बाद ये कमीशन बैठी और 1956 में हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकाला 1956, जिसके थ्रू फिर हमने हमारे देश के अलग अलग स्टेट बनाई ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हालांकि 1 स्टेट 1 लैंग्वेज वाला कंसेप्ट नहीं रखा हमने, 1 स्टेट 1 लैंग्वेज वाला कंसेप्ट नहीं रखा हमने कि भैया एक स्टेट है तो उसमें उसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग होने चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं था। तो गुजराती और मराठी जो इशू चल रहा था कि गुजरात और मराठा अलग अलग हो जाने चाहिए, या कोई भी ऐसे फॉर दैट मैटर कोई भी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो भले ही एक गुजरात अलग स्टेट बना गया लेटर ऑन, फिर महाराष्ट्र एक अलग स्टेट बन गया लेटर ऑन, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि गुजराती महाराष्ट्र में नहीं रह सकता और मराठी गुजरात में नहीं रह सकता, या राजस्थानी गुजरात में नहीं रह सकता, या कोई सा भी किसी, हमारा देश पूरा एक है, कोई भी आदमी किसी भी लैंग्वेज किसी भी धर्म का कहीं पे भी रह सकता है, गुजारा कर सकता है। बट जो मेन फोकस है वो क्या है कि एक लैंग्वेज के बेस पे हमने स्टेट क्रिएट कर दी, लैंग्वेज के बेस पे हमने स्टेट डिवीजन कर दिए। क्लियर है। ये कब हुआ, ये आफ्टर फजल कमीशन हुआ 1953। फिर चौथी एक इंपॉर्टेंट कमीशन आ सकती है आपकी शाह कमीशन। ये मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कहानी तो आपको समझ में आई गई। फिर आती है शाह कमीशन जो कि बैठी 1966 में, जिसके कहने पे फिर हमारे पंजाब के टुकड़े हुए, पंजाब और हरियाणा। पंजाब में बेसिकली जो इशू था कि पंजाबी स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग लोग दोनों थे, तो हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट थी उसको हमने हरियाणा का दर्जा दे दिया, हरियाणा बना दिया, और जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज थे उसको हमने पंजाब के अंदर डाल दिया। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, ये हुआ था शाह कमीशन। तो ये 4 कमीशन आपको ध्यान रखनी है, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है। और बस यही आपकी यूनियन एंड टेरिटरी है। अब मैंने आपको जैसा बताया कि आफ्टर 1953 फजल कमीशन के बाद हमने स्टेट ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनाना चालू करी। तो सबसे पहला जो हुआ था वो क्या था, आंध्र प्रदेश, जो मैंने आपको बताया था श्री रामुलु, इनका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना, आई सपोज श्री रामुलु ही है। इनके डेथ के बाद हमने सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश को अलग किया आउट ऑफ मद्रास प्रोविंस, इसको आंध्र प्रदेश को अलग किया। ये पहला बाइफर्केशन था हमारा ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज। फिर 1960 में गुजरात सेपरेटेड आउट ऑफ बॉम्बे, 15th स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 के बाद सबसे पहली स्टेट कौन सी बनी, गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट बनी। मतलब बॉम्बे थी, महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे कहलाता था पहले। तो बॉम्बे प्रोविंस में पहले गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे, फिर गुजरात को अलग किया गया और बॉम्बे अलग हुआ, और बॉम्बे फिर लेटर ऑन जाके महाराष्ट्र में आ गया, महाराष्ट्र बन गया। ठीक है। तो अगर 15 स्टेट की बात करेंगे तो कौन सी होगी, गुजरात होगी। ये इंपॉर्टेंट है
क्योंकि सबसे पहला डेवलपमेंट था आफ्टर दी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। फिर ऐसे करते 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 हमारे स्टेट बनी, नागालैंड बनी, हरियाणा बनी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ऑन 2014 तेलंगाना बनी आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश पहले मद्रास से अलग हुआ था और फिर बाद में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी तेलुगु स्पीकिंग नेशन और नेशन का स्टेट एक और बनेगी तेलंगाना 2014 में। क्लियर है? एज दी 29 स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको बताया इसके बाद एक JNK 2019 में एक स्टेट थी जो जम्मू एंड कश्मीर, उसको 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो कितनी स्टेट हो गई वापस? 28 स्टेट हो गई हमारी वापस। क्लियर है? ओके, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू कर लेना। इसमें से ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट कर लेना, और लास्ट का जो JNK और ये तेलंगाना वाला है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी बीच के ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। बट टू गेट दी व्यू आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, जो जो स्टेट हमारे देश में आज है वो कब कब कैसे कैसे बनी, तो थोड़ा सा ओवरव्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई सपोज फर्स्ट इज दिस इंपॉर्टेंट, देन गुजरात एंड देन दी लास्ट 2। क्लियर है? ये आप इंपॉर्टेंट याद रखें। चलिए अब खेलते हैं अपन क्वेश्चन प्रश्न उत्तर खेलते हैं अपन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। कंप्यूटर नहीं, कौन सी स्क्रीन होती है, जो भी स्क्रीन है, स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन? बहुत ही सिंपल। सबसे पहली बात, कौन सा पार्ट है जो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से? नाम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश का नाम है, और पॉलिटी है टेरिटरी ऑफ द यूनियन, कौन सा पार्ट डील करता है? तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 to 4 हमारा इसके बारे में डील करता है। शेड्यूल 1 इज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग टेक्स्ट टू दी टेरिटरीज ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा वो सबका मेंशन है, शेड्यूल 1 में मेंशन है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर का पहले आंसर मिल गया, आगे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द इंडियन फेडरेशन, समय टिक टिक घड़ी आप चला सकते हैं, पॉज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक ही फ्लो में चलूंगा क्योंकि देयर इज नो पॉइंट मी वेटिंग फॉर यू पीपल की 10 सेकंड 30 सेकंड अपन रुके, आप खुद पॉज करके कर सकते हैं। द इंडियन फेडरेशन वॉज अ यूनियन बिकॉज इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट। नो स्टेट हैड द राइट टू विड्रॉ फ्रॉम द इंडियन यूनियन। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है हमारा कि हमारा जो भारत देश है वो यूनियन है। क्यों? उसके 2 कारण दे रखे हैं कि इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट, फेयर इनफ, अग्रीमेंट के तौर पे हम नहीं जुड़े हैं, हमारी एक यूनियन गवर्नमेंट है। फिर बाद में हमने उसके स्टेट के डिवीजन करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रिसेंटली। पहले हमने पॉलिटिकल कन्वीनियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे करे थे इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। क्लियर है? लेकिन लेटर ऑन वी डिवाइडेड इट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट। ऐसा तो नहीं था ना कि राजस्थान गुजरात सब मिलके आए और उन्होंने मिलके एक यूनियन गवर्नमेंट बनाई, जैसा कि यूएसए में हुआ था कि 13 स्टेट ने जुड़ के एक यूनियन बनाया था। ऐसा नहीं है यहाँ पे। नो स्टेट हैड द राइट टू विड्रॉ, नो स्टेट हैड द राइट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। नो स्टेट हैड द राइट टू विड्रॉ फ्रॉम द इंडियन यूनियन। स्टेट के पास अधिकार नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से बाहर होके किसी और में विलय कर दे या एक सेपरेट नेशन बन जाए। लेकिन हमारी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी पार्ट को दे सकते हैं विथ अमेंडमेंट। क्लियर है बात? तो स्टेट के पास खुद के पास पावर नहीं है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. तो आंसर नंबर C would be the correct answer for this question. The parliament enacted which of the following constitutional amendments in order to implement the state reorganization act? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने कौन से वर्ष में अमेंडमेंट लाए थे या कौन सा अमेंडमेंट था? तो इसमें वर्ष इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कौन से वर्ष में आया था ये हमें ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था 1953 में। क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन से अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी के अलावा से हटके हमने लैंग्वेज के बेस पे कैसे रीऑर्गेनाइजेशन करा। तो ये कौन से अमेंडमेंट के बाद था? तो 1953 में फसल कमीशन बैठी थी और 1956 में हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। तो अमेंडमेंट भी 1956 में ही आया होगा, जिसके थ्रू हमने क्या करा? स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना चालू किया। सो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7 नंबर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी शायद 7 नंबर की है, तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया फॉर्मली ट्रांजिशनड फ्रॉम अ डोमिनियन टू अ रिपब्लिक ऑफ स्टेट ऑन अगस्त 15, 1947। इंडिया डोमिनियन स्टेटस से रिपब्लिक बना इन 1947। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि इंडिया आज़ाद 1947 में हो गया था, 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन वो फिर भी एक डोमिनियन था कॉमनवेल्थ का, ब्रिटिश राज का, क्योंकि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। इसके पीछे रीजन क्या है? हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। हमें चला कौन रहा है? हमारा संविधान। लेकिन हमारा संविधान तो कब बना? 1950 में। तो हम डोमिनियन कब छोड़ा हमने? 1950 में। रिपब्लिक कब बने हम? 1950 में। क्लियर है? तो 1947 पे हम डोमिनियन छोड़ा था क्या? हमने नहीं छोड़ा था। हमने 1947 से 1950 हम इंडिपेंडेंट जरूर हो गए थे, कोई राज नहीं था, हमारा मेन राज नहीं था, हम गवर्न खुद ही कर रहे थे, लेकिन अभी भी हम क्या थे? एक डोमिनियन ही थे। ऑन 26 जनवरी 1950 देयर वर 28 स्टेट्स इन इंडिया। 26 जनवरी को 28 स्टेट थे इंडिया में। अब ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा बहुत सही भी है, थोड़ा बहुत गलत भी है, तो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हमने जब ABCD बनाया था 1950 में, हमने क्या करा था? लैंग्वेज के बेस पे तो बाइफर्केशन कब हुआ? 1956 के बाद। लेकिन जब हमने मेन बाइफर्केशन जब हमने 1950 संविधान के टाइम करा था, जब संविधान लॉन्च हुआ था या संविधान बना था हमारा, तो ABCD हमने 4 कैटेगराइज करा था, 4 डिवीजन में हमारे देश को बांटा था, स्टेट में नहीं बांटा था, 4 डिवीजन में बांटा था। उस डिवीजन में 9, 9, 18, 10, 28 और एक यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है ना? तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो 9, 9, 18, 10, 28 स्टेट जरूर थी और एक यूनियन टेरिटरी थी। बट अगेन इट इज रॉन्ग, क्योंकि ये मेन डिवीजन जो था वो स्टेट का था ही नहीं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे ABCD 4 ग्रुप ऑफ 4 पैटर्न बनाए थे या 4 डिवीजन बनाए थे, जिसके अंदर फिर फर्दर बाइफर्केशन था। लेकिन मेन डिवीजन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैटेगरीज: ABCD, ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट, कमिश्नरेट्स एंड देन यूनियन टेरिटरी। क्लियर है? तो ये इसको अभी हम गलत ही मानते हैं। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट? नीदर 1 नॉर 2, दोनों ही सही नहीं है। क्लियर है? सब्जेक्टिव नहीं है, नहीं तो आप एक्सप्लेनेशन लिख के आ सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो हमें ना ही करना पड़ेगा। ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरीज? सिंपल इनफ। कौन से शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट दी है ऑफ द स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरी? स्टेट के नाम और उनकी टेरिटरी क्या है, जोग्राफिकल टेरिटरी क्या है, ये कहाँ बताया गया है? तो ये बताया गया है पहले शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल इज द सपोर्टिंग टेक्स्ट टू द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है ये बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The States Reorganization Act 1956 was enacted by the Parliament under which article of the Constitution? State Organization Act 1956 जो हम लाए थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम किस एक्ट के थ्रू लाए? क्योंकि आर्टिकल 368 जब हम स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पढ़ रहे थे या आर्टिकल 4 पढ़ रहे थे हम, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भैया इसको सेकंड थर्ड को आर्टिकल 2, 3 को यूज़ करने के लिए अगर कोई भी फेरबदल करना पड़ रहा है और उसके लिए हमें अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है, तो उसे आर्टिकल 368 अमेंडमेंट विद स्पेशल मेजोरिटी वाला केस नहीं माना जाएगा। इट इज अ ऑर्डिनरी अमेंडमेंट, इट इज अ सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, एंड इट इज टू बी कंसिडर्ड एज द ऑर्डिनरी अमेंडमेंट प्रोसेस अंडर आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4। तो अगर आर्टिकल 2 और 3 द रीड्रॉ ऑफ द मैप, आर्टिकल 2, 3 क्या बोलता है कि हम चाहें किसी भी स्टेट को बना सकते हैं, नई स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी भी स्टेट को हमारी यूनियन में शामिल कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एरिया, डिक्रीज कर सकते हैं एरिया, ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज या नाम ऑल्टर कर सकते हैं। ये आर्टिकल 2 और 3 बोलते हैं रीड्रॉ द मैप। तो ये रीड्रॉ द मैप के लिए हमने आर्टिकल 4 में पढ़ा था कि हमें 368 की जरूरत नहीं है, हम आर्टिकल 4 में एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू हम ऐसा अमेंडमेंट कर सकते हैं। सो द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में क्या हुआ था? ऑल्टर ही तो करा हमने स्ट्रक्चर, मैप रीड्रॉ ही तो करा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी को खत्म करके लैंग्वेज बेसिस पे हमने डिवीजन चालू कर दिया। सो इट केम एज एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस अंडर आर्टिकल नंबर 4। ठीक है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट?
तो टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट हमारे को कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है हमारी पार्लियामेंट को? तो टू रीड्रॉ दी मैप हमने पढ़ा था, कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 1 तो बताता है हमारा नाम इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट टाइप ऑफ पॉलिटी। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? एस्टेब्लिश गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश और टू एडमिट एनी स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में वो किसी भी स्टेट को डाल सकते हैं या नई स्टेट बना सकते हैं, ये आर्टिकल 2 बोलता है। एंड टू रीड्रॉ या रीऑर्गेनाइज द स्टेट कौन देता है? रीड्रॉ द मैप, तो ये पावर देता है आर्टिकल नंबर 3 जो कि था फिदा, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया, डिक्रीज द एरिया, ऑल्टर द नेम और ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। तो रीऑर्गेनाइज या रीड्रॉ की बात करेंगे तो कौन सा करता है? आर्टिकल नंबर 3। तो आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Who was the chairman of the first linguistic provinces commission set up by the government in 1948? तो मैंने अभी आपको एंड में कमीशन बताई थी, कुछ कमीशंस आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, तो उसी से ये क्वेश्चन उठ के आया है। Who was the chairman of the first linguistic provinces? फर्स्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, तो सबसे पहली कमीशन कौन सी बैठी थी? सबसे पहली कमीशन बैठी थी धर साहब की, धर दिया था उन्होंने, एस के धर। सबसे पहली कमीशन किसकी बैठी थी? धर साहब की बैठी थी, तो उसको बोलते हैं हम एस के धर। उनका नाम क्या है? एस के धर। एस के का क्या फुल फॉर्म है मुझे भी नहीं पता, बट एस के धर कमेटी वाज द फर्स्ट कमेटी विच वाज सेट अप टू ऑर्गेनाइज और टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। ठीक है, फिर आई हमारी कौन सी? जेवीपी कमेटी। फिर आई हमारी फजल अली, जहाँ पे सक्सेसफुली हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया लेटर ऑन जाके और हमारे देश को भाषा के बेस पे डिवाइड किया हमने। ठीक है, या टेरिटरीज डिसाइड करी, तो ये कमीशन आपको ध्यान रखनी है। Who was the chairman of State Reorganization Commission set up in 1953? आगे ये वही क्वेश्चन आ गया, तो इसको पढ़ने की जरूरत है, टिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया एस के दर सक्सेसफुल नहीं था। 1948 में जेवीबी कब आई थी? 1948 में। 1953 में सक्सेसफुल कमीशन बैठी थी, जिसके कहने पे फिर हमने रीऑर्गेनाइज करा था, तो वो थी हमारी फजल अली कमीशन। ये ऑप्शन नंबर सी, फजल अली कमीशन। क्लियर है, तो नो बिग डील। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंडियन कॉन्फेडरेशन ड्यूरिंग द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस? गुड क्वेश्चन। कौन सी इनमें से स्टेट हैं जो कि भारत के साथ जुड़ नहीं रही थी? प्रिंसली स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया था, राजे रजवाड़े जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ एक अग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी में थे। अग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट को फ्री छोड़ते थे कि आप अपने अंदरूनी मैटर जो हैं वो आप खुद डील करें, जो भी आपको करना है, आपको कैसे लगान लेना है, कैसे टैक्स लेना है, कैसे अपने प्रांत को चलाना है, दैट इज टोटली अप टू यू। ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं है। ब्रिटिशर्स आपकी एक्सटर्नल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई राजा रजवाड़ा आके आप पे दोबारा अटैक नहीं कर दे या आप पे कॉन्करर निकल ले, ताकि आपकी मिलिट्री या आर्म्स एंड अम्यूनिशन कॉस्ट जो है वो आपकी बच जाए। क्लियर है, और इसके बदले में कुछ पैसा आप हमारे को रेवेन्यू शेयर कर लें। सो दिस वाज एग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी, यानी कि छत्र छाया ब्रिटिशर्स की है, लेकिन अंदर से प्रिंसली स्टेट पर मोर और लेस फ्री टू डू देयर अफेयर्स। वो जैसा चाहें वैसा अपने प्रांत को चला सकते थे। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी। लेकिन जब आज़ाद करने की बात हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब ब्रिटिशर्स ने बोला टाटा बाय बाय, अब वी आर लीविंग इंडिया, तो इन्होंने बोला कि भैया एग्रीमेंट ऑफ सुजरेंटी होता है अब यहाँ पे खत्म, अब आप अपने खुद के मालिक हो, अब आपकी इच्छा है तो आप भारत में विलय कर लो या फिर आप चाहो तो पाकिस्तान में विलय कर लो, क्योंकि तब तक भारत पाकिस्तान के विभाजन को अनुमति मिल गई थी। तो आप चाहें तो भारत के साथ मिल जाएं, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, और चाहें आपकी औकात हो तो आप अकेले लड़ लें, आप अपना देश खुद का बना लें। ठीक है, तो उसमें हमारे करीब 550 रजवाड़े थे। ऑलमोस्ट सारे रजवाड़ों ने जैसे करके हमारे भारत यूनियन के साथ जुड़ने का फैसला बना लिया। लेकिन 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो राठौड़ी दिखा रहे थे और वो हमारे भारत देश में नहीं मिलना चाहते थे, फिर हमारे आयरन मैन, लौह पुरुष, द रियल हीरो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और वीपी मेनन जो उनके IAS अफसर थे उस टाइम में, और लॉर्ड माउंटबेटन ने मिलके जैसे तैसे अपनी अपनी पॉलिसीज बना के इन तीनों का भी विलय करवाया, या मजबूरन इनको करना पड़ा, वो एक अलग कहानी है। उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे कैसे ये 3 स्टेट आप भारत से जुड़े। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सी स्टेट थी। तो वो 3 स्टेट थी जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। ये 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जो कि भारत देश में मिलना नहीं चाह रही थी,
ये या तो पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी, जैसे कि जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी, और जम्मू कश्मीर और हैदराबाद सेपरेट नेशन बनना चाह रहे थे, अलग से देश बनना चाह रहे थे। वो किसी भी डोमिनियन के साथ मिलना नहीं चाह रहे थे, विलय नहीं चाह रहे थे। दे वांटेड अ सेपरेट नेशन। हालांकि लेटर ऑन जैसे तैसे बाय बल, बाय फोर्स, बाय वार्तालाप, टॉक्स, कैसे न कैसे करके इन तीनों को भी हमने भारत के अंदर जोड़ लिया, एंड दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया टुडे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया? वन ओनली, नो, 2, 3, 4, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीनों ही ये ऐसी स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट थी, जो कि मिलना नहीं चाह रही थी भारत देश में, लेकिन बाद में इनको मिलना पड़ा। मजबूरी क्या है, इसके लिए आप वीडियो देखें। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब दिल्ली एज द नेशनल कैपिटल रीजन? दिल्ली हमारी जो है उसको एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया हमारा, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? सो इट इज अ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो इसका आंसर है 69th अमेंडमेंट। नहीं आता तो प्लीज़ याद कर लीजिए। इसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक दे सकता था, बट इज नॉट एप्ट, तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 69 अमेंडमेंट। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? 69th अमेंडमेंट। नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बना दिल्ली? 69th अमेंडमेंट के साथ बना, ये आपको ध्यान रखना है। Which of the following union territories MLA do not participate in the election of the President of India? इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी के MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसमें जो ये क्वेश्चन में ये जो है ना, यही इसका आंसर है। कौन सी यूनियन टेरिटरी के MLA पार्ट नहीं लेते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? ठीक है? सो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, बोथ A एंड B, ये आपको बताना है। तो इसका बहुत सिंपल सा तुक है कि भैया MLA है किसके। सबसे पहले तो हमें देखना है MLA है किसके। तो MLA बेसिकली 3 ही यूनियन टेरिटरी के हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली 3 ही यूनियन टेरिटरी में है, दैट इज J&K, जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करती थी, दिल्ली दैट इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, अभी इससे पहले हमने पढ़ा, एंड देन यू हैव पुडुचेरी, जिनको पहले हम पौंडीचेरी भी बोलते थे। तो यही 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है तो MLA भी इन्हीं के पास होंगे। ऐसा तो नहीं है ना किसी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लाइब्रेरी में तो बैठते नहीं है लेजिस्लेटिव MLAs, तो लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, जभी तो MLAs होंगे। तो MLAs किसके पास है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। और इसमें जो ऑप्शन है वो एक ही है, पुडुचेरी, जिसके पास MLAs हैं। तो MLAs किसके पास है? पुडुचेरी। यानी कि आंसर ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये किसके पार्ट नहीं लेते हैं। तो अब जब इनके पास आदमी ही नहीं है MLA, तो पार्ट कहाँ से लेंगे? MLA है ही नहीं इन भाइयों के पास, तो कैसे पार्ट लेंगे? तो लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़ इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। अब 2 आंसर आप कर नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ A एंड B। टिक पे मत जाना, कहानी समझते जाना। बोथ A एंड B। क्लियर है? A और B, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, दोनों ही ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके MLAs पार्टिसिपेट नहीं करते इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि MLAs ही नहीं है। द ओल्ड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी इज रॉन्गली गिवन? कर्नाटका को मैसूर बोलते थे, तमिलनाडु को मद्रास बोलते थे, लक्षद्वीप को लेकेडिव, मिनिको एंड अमिनवी आइलैंड्स बोलते थे। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अमिनदीवी है, और मेघालय का नदर्न प्रोविंस, ये गलत है, ये नहीं बोलते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर D, मेघालय को नदर्न प्रोविंस नहीं बोला जाता था। बाकी के ऊपर तीनों जो है वो इसी तरीके से जाने जाते थे। द फेमस JVP कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन December 1948 टू, पढ़ लिया यार, बहुत बार पढ़ लिया, आपको आता ही होगा कि JVP कमेटी बैठी क्यों थी? क्यों एस के दर क्यों बैठी थी? एस के दर बैठी थी लैंग्वेज के बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए ऑफ स्टेट्स। वो सक्सेसफुल नहीं था, उन्होंने मना करा। फिर बैठी JVP कमेटी, JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड देन सीतारामैया, पत्तभी सीतारामैया, इन तीनों की कमेटी बैठी टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लेकिन इन लोगों ने भी मना कर दिया, ये भी सक्सेसफुल नहीं था। बाद में जाके 1953 में फजल कमीशन बैठी, जिसके कहने पे फिर लैंग्वेज के बेस पे हमारे देश को स्टेट दी गई। क्लियर है? सो क्या हो सकता है इसका आंसर? किस लिए बैठे थे? एग्जामिन द केस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्युलर पॉलिटी? नो। एग्जामिन द इशू ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? बिल्कुल सही जवाब। काहे के लिए? लिंग्विस्टिक। अब लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो ऐसे मतलब लिंग्विस्टिक क्या चीज़ है? लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज ओनली। क्लियर है? तो सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे बाइफरगेट करने के लिए या रीऑर्गेनाइज करने के लिए JVP कमेटी बैठी थी इन 1948।
एसकेदर और जेवीपी दोनों 1948 में ही बैठी थी, तो साल से भी कंफ्यूज मत होना। हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। 1953 की कमीशन कौन सी थी, पहले तो ये देख लो, वो कमीशन थी फजल अली कमीशन। ठीक है, अब फजल अली कमीशन में कौन कौन थे, तो फजल अली तो होंगे ही होंगे, फजल अली या फजल अली जो भी बोलना आपको, ठीक है, फजल अली तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ इसमें थे एच.एन. कंजरू एंड के.एन. पन्नीकर, ये भी इसी के पार्ट थे, इसी कमेटी के पार्ट थे। कमेटी एक आदमी से होती नहीं है, बट हाँ क्योंकि चेयरमैन वो थे तो नाम उनके ऊपर है, बट दीज वर ऑल्सो दी मेंबर। कौन, एच.एन. कंजरू एंड के.एन. पन्नीकर वर दी मेंबर्स ऑफ फजल अली कमीशन 1953, जिसके बेस पे हमने स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पत्ता भी सीतारामैया नहीं थे, ये किस में थे, ये थे जेवीपी कमेटी के मेंबर। जेवीपी, ये जो पी है वो ये है, ये जो पी है वो ये है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आर ट्रू। आर्टिकल्स 2, 3, 4 डेमोन्स्ट्रेट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 2, 3, 4 क्या है, पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द मैप, पार्लियामेंट कैन स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, पार्लियामेंट कैन ब्रिंग एनी स्टेट टू द यूनियन ऑफ आर इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ आर कंट्री। तो फ्लेक्सिबिलिटी बता रहा ना, एकदम लचीलापन है, किसी को भी लाओ, किसी को भी किसी का भी एरिया बड़ा करो, छोटा करो, आगे करो, पीछे करो, नाम बदलो, तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। एंड अगेन इट इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, नो रिजिडिटी, रिजिड है ही नहीं, कुछ कोई दिक्कत है ही नहीं। द इंडियन पार्लियामेंट मे फॉर्म अ न्यू स्टेट और ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट बाय अ सिंपल मेजोरिटी एंड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ये आर्टिकल 4 है, ऑटोमेटिकली है क्या, आर्टिकल 4 यही तो बोलता है कि सिंपल मेजोरिटी से कर लो, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये ही प्रॉपर है। सो बोथ 1 and 2, बोथ ऑफ दीज, दोनों ही सही जवाब है या सही स्टेटमेंट है। और इसी के साथ हमारा नहीं, ओके ये थोड़ा सा नए तरीके का क्वेश्चन है। विच स्टेट वॉज एस्टेब्लिश एज द 15th स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट हमारे भारत देश की, आज़ाद देश की 15वीं स्टेट बनी। तो ये जब मैं आपको स्टेट का वो एक ब्यौरा क्रोनोलॉजी दे रहा था, तब आपको मैंने बताया था, आपको ये ध्यान रखना 15वीं स्टेट कौन सी है, क्योंकि सबसे रीसेंट डेवलपमेंट आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था, 15th स्टेट बनना। तो 15th स्टेट कौन सी थी हमारी, गुजरात। गुजरात वॉज द 15th स्टेट फॉर्म्ड इन 1960, फॉर्म्ड इन 1960, जहाँ पे हमने बॉम्बे को और गुजरात को अलग करा था, मराठी स्पीकिंग एरिया को बॉम्बे कर दिया था और गुजराती स्पीकिंग एरिया को गुजरात बना दिया था। सो इट वॉज द 15th स्टेट। हु रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब फॉर द पंजाबी स्पीकिंग पीपल। तो ये भी मैंने आपको, जब आपको मैं ब्रीफिंग देता था, तब मैंने आपको बताया था 4 कमीशन इंपॉर्टेंट है, एसकेदर, जेवीपी, फजल अली। क्रोनोलॉजी भी यही है, जिस क्रोनोलॉजी में मैं आपको बता रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, सीक्वेंस भी इनकी यही है। एसकेदर 1948, जेवीपी 1948, फजल अली 1953 एंड देन शाह कमीशन 1966। शाह कमीशन जिसने पंजाब के जो एरिया है, पंजाब जो हमारा प्रोविंस था, उसको पंजाब एंड हरियाणा में बाइफरकेट किया। हिंदी स्पीकिंग वाले हरियाणा में गए, पंजाबी स्पीकिंग वाले पंजाब में आए, ठीक है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ शाह कमीशन। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन यही है ना, हु रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब को पंजाबी बोलने वालों के लिए बनाया किसने, शाह कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद। क्वेश्चन ऑफ द डे, अब आपको बताना है ये कौन सा प्रोसेस है। क्वेश्चन ऑफ द डे, विच अमेंडमेंट एक्ट मेड सिक्किम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करके बताएं। तो कमेंट सेक्शन में आपको 2 चीज़ें बतानी है, एक तो इस क्वेश्चन का जवाब देना है, और एक पहले हमने पढ़ा था जब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी था, तो डी के अंदर कौन सी यूनियन टेरिटरी आई थी 1950 में। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दे देना, देख लेंगे कौन कितना इंटेलिजेंट है। क्लियर है। सो टिल देन मतलब टिल द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सिटीजनशिप है सपोज, तो उसी को हम आगे डील करेंगे। बाय बाय।